बरतानवी हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि काजी फायज ईसा साहब का ये फैसला गलत था, ये सही था। मैं उर्दू का वो मुहावरा नहीं बोलूंगा जिसके आखिर में तिनका आता है, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है मेरे ऊपर कंटेंट लग सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन ये दरख्वास्त देनी चाहिए कि ही शुड नॉट लिसन द रेफरेंडम। उमर अल्ताफ बंदयाल साहब ने ये फैसला किया, फिर उमर अल्ताफ बंदयाल साहब ने इसको भुगता। उन्होंने कहा 14 मई को इलेक्शन कराओ और हर बंदे ने उसको तमस्कर में उड़ाया। ये मैक्सिमम था कि आप एक पार्टी को निशान से भी महरूम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान की कौम जो है तमाचा रसीद करते कि नहीं, हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ी अहम और एक बड़ी सेंसिटिव डिस्कशन के साथ, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स से भी है, लेकिन इसका ताल्लुक खालिसन पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के कानून के ढांचे के साथ है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट शहरी जो कॉलमनिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और वकील भी हैं, जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत एक जुडिशल रेफरेंस फाइल किया है मिसकंडक्ट का, जिसमें उनका कहना यह है कि जब से 3 मई 2024 को जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल काजी फाइज ईसा साहब ने बरतानवी हाई कमिश्नर को एक उन्होंने खत लिखा, जवाब दिया, जो कि पाकिस्तानी मीडिया में लीक हो गया, ये मिसकंडक्ट बनता है। ज़हन में रहिए कि 27 अप्रैल 2024 को अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हाई कमिश्नर मिस जेन मैरियट ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक डिसीजन जिसका ताल्लुक बल्ले से था, बैट लेने का, यानी 13 जनवरी 2024 के फैसले पे एक बिल्कुल आधी सी चंद सेकंड की उन्होंने एक तनकीद की कि ऐसा भी हुआ और यूं इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वो मुतासर हुआ। उस पर काजी फायज ईसा साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, एक लंबा 2-3 पेज का एक खत लिख दिया और उसकी कॉपीज जो हैं वो बरतानवी हाई कोर्ट और वहाँ की जस्टिस जो हैं उनको भी एंडोर्स कर दी। ये मसला जो है इसी तरह से पाकिस्तान के मीडिया के सामने पहुंचा। 30 मई 2024 को ये पाकिस्तान के अखबारात में, डॉन, ट्रिब्यून, तमाम अखबारात में ये चीज़ छप गई। हिंदुस्तान के अखबारात ने भी बहुत मजे ले लेके इसे पब्लिश किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग हुई 31 मई 2024 की, वहां पर यह सवाल भी उठा और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को खासी मुश्किल थी इस सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए। अब मिसकंडक्ट का जो ये रेफरेंस फाइल किया है, ये एक ऐसे वक्त में आया है जब हम सुनते हैं, एक आम तासुर है कि ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब जो हैं एक्सटेंशन, ये फिक्स्ड टेन्योर जो है उसकी तलाश में है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रिजर्व सीट्स के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला भी है जिसकी बेयरिंग हो सकती है एक्सटेंशन के हवाले से। तमाम चीज़ें हमारे सामने। मैं वेलकम करता हूँ जनाब औरिया मकबूल जान साहब को। औरिया मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मैं आपसे, इससे पहले मैंने आपने जो डिस्कशंस दो हुई हैं नसीम अशरफ भट्ट साहब के साथ और ईसा नकवी के साथ, वो भी मैंने देखी हैं। और मैंने आपका जो रेफरेंस है वो मैंने बहुत तफसील से, एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने पढ़ा है, तमाम अखबारात को भी मैंने पढ़ लिया है। मेरी कोशिश होगी स्क्रीन पे मैं उनको दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि हम एक सब्सटेंटिव सीरियस डिस्कशन करें इस हवाले से। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो खत है काजी फायज ईसा साहब का, क्या इसको मीडिया को साथ शेयर किया गया था? ये 3 मई का खत है और मीडिया तक 31 मई को पहुंचा, ये मीडिया तक कैसे पहुंच गया? देखिए, मीडिया तो अपने तौर पे कहते हैं कि हमें मिला है, और उसके ऊपर आपने जैसा बाकी उनका कहा कि ट्रिब्यून में छपा, उसके बाद उसमें छपा, अपना डॉन में। डॉन में छपा, इंडियन अरब न्यूज में, दुनिया जहान में छपा है, हर अखबार में तकरीबन उन्होंने बकायदा इसको खत के साथ भी छपा है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंटेंट छपा है, द न्यूज के अंदर बकायदा उसके खत का जो है ना, वो बकायदा उसका वो भी प्रिंट भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद मुझे जाहिर बात है मैंने भी देखा, हैरानगी तो थी, लेकिन अमूमन होता ही था कि अगर आप कभी इस किस्म का रेफरेंस फाइल करें तो उसके बाद आपको कहते हैं कि आपने कहां से लिया। ठीक, तो 30 दिन, तकरीबन 25-26 दिन मैंने इसका इंतजार किया। किसी किस्म की कोई स्पोक्स पर्सन जो है उनका, काजी फाइज साहब का, उनका किसी ने कहीं कहा कि ये जाली खत है, किसी भी उसको नोटिस जारी नहीं किया गया कि आपने छापा कहां से और आप ये कंट्रोवर्सी बिल्ड कर रहे हैं, और ये सूरत हाल हुआ। और 3 मई का खत था, 30 मई को लीक आउट हुआ है। अगर लीक आउट हुआ है तो दो ही जगह से लीक आउट हो सकता है, या तो ब्रिटिश एम्बेसडर के किसी स्टाफ ने लीक आउट कर दिया हो, या सुप्रीम कोर्ट के किसी स्टाफ ने लीक आउट कर दिया हो। तीसरा तो कोई उसके अंदर चीज बनती नहीं। तो ये वेरी लेकिन असल इंपॉर्टेंट, ये मसला बड़ा यह है, अहम आपने एक नुक्ता उठा दिया, बिकॉज गुज़िश्ता 24 घंटों में
फैसल वाडा साहब के हवाले से जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो रही थी, जहां फैसल वाडा साहब को माफी मिली है और जी मुस्तफ़ा कमाल को, वहां काजी फायज ईसा साहब ने बहुत ही पॉइंटेड तरीके से पाकिस्तान के जो 34 टेलीविजन चैनल हैं उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर दिए हैं कि आपने फैसल वाडा की और मुस्तफ़ा कमाल की जो गैर जिम्मेदाराना किस्म की प्रेस टॉक थी जो इस्लामाबाद क्लब से की गई, उसको आपने दिखाया ही क्यों टेलीविजन चैनल्स में। उनको कंटेम्प्ट नोटिस हो गए हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो अखबारात ने छापा 31 मई को, इस पे जी काजी फायज ईसा साहब ने अभी तक कोई इसका नोटिस लिया ही नहीं। नहीं, कोई नोटिस नहीं लिया। मैंने इंतजार किया काफी हद तक, मैंने कहा चलो नोटिस। असल मसला ये है कि अगर तो ये सारे मामला पाकिस्तान के हद तक रहते तो कोई मसला नहीं था। उनके जी। फेलो जजेस रोज कमेंट करते हैं उनके 13 जनवरी के फैसले के ऊपर, रोज डिस्कशन होती है, आप भी देखते हैं किस किस्म की, हम भी रोज देखते हैं, हर बात है। आजकल तो लाइव हमें ये सहूलत मुयसर हो चुकी है, घर में बैठ के देख सकते हैं। काजी फाइज साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमें दिखाया सब कुछ। लेकिन मैं असल में मसला है पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान के इमेज का। 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जब कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसके मामले के अंदर बात कर सकते हैं। सबसे पहला बात यह थी कि आपको आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स को आपको बताना चाहिए था कि आपके वहां पर यह बात हुई है और ये कैसे हो गई, और वाई हैव यू कॉल्ड द एम्बेसडर ओवर देयर, और एम्बेसडर ने आके बात की है। और उसके साथ साथ आपको फॉरेन ऑफिस को बुलाना चाहिए था कि क्या पाकिस्तान के जो अंदर एम्बेसडर है क्या विद द परमिशन मूव करता है, क्योंकि जाहिर बात है जो भी फॉरेन ऑफिस के अंदर है उसको पता है कि कोई भी स्पेशल एनवाय बेशक अमेरिका का हो, उसको फॉरेन ऑफिस को इंटीमेट करना पड़ता है कि मैं फलान जगह जा रहा हूं, और अगर वो स्पीच करने जा रहा है तो उसको कंटेंट को बताना पड़ता है। ये बेसिक प्रोटोकॉल है जो भी बंदा किसी भी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पे रहा। मैंने कहा बरतानवी हाई कमिश्नर जो है मिस जेन मैरियट, उन्होंने असल में उनके अल्फाज थे क्या? अल्फाज उनके ये थे कि हम पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा तशवीश है यहाँ पर इंटरनेट के बंदे, और उन्होंने जिसके बारे में बहुत सेंसिटिव सा मसला है कि बल्ले का निशान जो है उनसे छीना गया, और वो जाहिर बात है बल्ले का निशान ना मैंने छीना है, ना आपने छीना है, ना किसी और ने। इनमें दो पार्टीज है, यहाँ इलेक्शन कमीशन है और या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इसको छीना है। तो इसके ऊपर आपको पता ही है कि आपने कई बार काजी भाई साहब जब वो आते हैं उसके अंदर तो वो भी यही कहते हैं, नहीं मैंने बल्ले का निशान नहीं छीना, ये तो मैंने इलेक्शन के बारे में बात की थी। वो पर्टिकुलर ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट थिंग, और ये उनका कंसर्न नहीं शो करता था। चलो उनका कंसर्न है, उनके फैसले को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, ये किया जाता है, लेकिन उसके बाद रेमेडी, दूसरी रेमेडी उनके पास ये अवेलेबल थी कि वो कम से कम 2 लोगों को अपनी अदालत में बुलाते, चैम्बर में बुला लेते। एक बुलाते सेक्रेटरी फॉरेन ऑफिस को और दूसरे बुलाते मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, साथ अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुला लेते, वो तो उनके कोर्ट में बैठे होते हैं, और उनको कहते हैं कि ये मेरे बारे में ये गुफ्तगू हुई है, आप इसके बारे में आप उनको जाके फॉरेन ऑफिस के लेवल पे आप उसको डील करें। देखिए एक प्रोटोकॉल आम सा जो सरकारी मुलाजिम है, लेकिन सर आपकी बात से तो मुझे ऐसे लग रहा है, जो मुझे याद आ रहा है कि जो बरतानवी हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, उन्होंने एक ओवरऑल पॉलिटिक्स और इलेक्शन के हवाले से बात की है अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि काजी फायज ईसा साहब का ये फैसला गलत था, ये सही था। उन्होंने तो ये कहा कि मतलब इलेक्शन के बारे में तशवीश पाई जाती है। वो तो अभी अमेरिकन कांग्रेस ने एक बड़ी पोजीशन ले ली है, उन्होंने अब मैं बाइडेन इस मसले में उर्दू का वो मुहावरा नहीं बोलूंगा जिसके आखिर में तिनका आता है, लेकिन क्योंकि जाहिर बात है मेरे ऊपर कंटेंट लग सकती है, लेकिन मसला सारा ये है कि जाहिर बात है आप खुद सोचे ना कि उन्होंने ना जिक्र किया इनका ना कुछ किया है, और जो इनका इनको आपने इनका लेटर आपने पढ़ा होगा, इनके अंदर उन्होंने खास तौर पे किया है कि ये लफ्ज में बोला है, द सुप्रीम कोर्ट reiterated what the law stipulated, copy of the decision is that as see, ये कॉपी भी ले लें, therefore your excellency's criticism with regard to the decision with utmost respect was unjustified। अच्छा ये टोटल अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म, तो मसला सारा ये है कि किसी भी अदालत के फैसले के ऊपर पाकिस्तान का रेडी वाला भी क्रिटिसिज्म कर सकता है, अलाउड है, आपकी शख्सियत पे तो नहीं कर रहा, कुछ कर रहा, लेकिन उन्होंने ये लिखा। अच्छा अब उसमें रेमेडी ये अवेलेबल थी कि आप फॉरेन ऑफिस को कहते हैं, फॉरेन जब ये खिताब, तो उसके बाद अगले दिन 31 तारीख को फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग हुई, और उस ब्रीफिंग के दौरान 2 सवालात जो है पेश हुए हैं, तो आपने उनके सवालात का आपको पता चल जाएगा कि आप ये उनकी साइट पे अवेलेबल है कि उन्होंने सबसे पहले शौकत पराचा साहब जो है, जो आज न्यूज के हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया, Does the Ministry of Foreign Affairs share the strong exception the Supreme Court of Pakistan has taken on the ये remark? 31, ये आप जो वो ब्रीफिंग है फॉरेन ऑफिस की 31 मई 2024 की ब्रीफिंग है सवाल मई 2024 की जी, ये उन्होंने उनके साइट पे मौजूद है, आप देखी जा सकते हैं।
उन्होंने कहा, does the Ministry of Foreign Affairs share the strong exception that Supreme Court of Pakistan has taken on the remarks made by the British High Commissioner at the Asma Jahangir conference? Does the Foreign Office or the government at large also seek explanation from the UK on its role in dislodging government in Iran, the recreation of the Zionist Jewish state by displacing locals as demanded or maintained by letter of the Supreme Court of Pakistan? Thank you. So my God, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी फॉरेन पॉलिसी वो चीजें उन्होंने कहा कि आपने जो मुतशद्दिक की रिजीम चेंज की थी और उन्होंने आपने 7 डेकेड्स के बाद जो उसको क्लेम किया है, आपको शर्म नहीं आती? तो आप मतलब ये है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो आपने बाल्फोर डिक्लेरेशन किया था, ये अच्छा, ये आर्टिकल 19 जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसमें एक लफ्ज है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनके रिलेशनशिप के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते। कोर्ट के साथ ये भी है। तो ये उन्होंने कहा ये जो इन्होंने काजी फाइज साहब ने ललकारा है उनको, बरतानवी हुकूमत को, और साथ उसको भी लिखा है अपना चीफ जस्टिस को भी, कि जिस तरह एन मुमकिन है उन्होंने सोचा होगा कि मैंने अगर अपना भुट्टो के कत्ल का केस निकाला है तो चीफ जस्टिस भी बाल्फोर को बुलाएगा, उसके बच्चों को, क्या जी बाल्फोर साहब आपने किया गया था उस वक्त, और फिर उसके बाद वो रॉकशील्ड फैमिली को भी साथ नोटिस कर सकता है। मतलब कुछ भी सोचा जा सकता है ना। लेकिन सर मुझे सर इसमें थोड़ी सी परेशानी, मैं चाहूंगा आप थोड़ी सी वजाहत कर दें हमारे सुनने वालों के लिए और वकला के लिए, कि इसमें एक बड़ा रिएक्टिव सा माइंडसेट मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस का। बिकॉज टोटली लीगल उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ तो टोटल मैं उस पर रिएक्टिव पे बहुत कुछ कहा जाता है। आई एम बाय प्रोफेशन ए साइकोलॉजिस्ट, मैंने 5 साल फाउंटेन हाउस में काम किया हुआ है, जो रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा अदारा है पाकिस्तान का, जो उनका उसका, और मैंने 5 साल साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाया हुआ है। तो लेकिन प्योरली आज प्योरली इसको लीगल पे रखें तो ज्यादा बेहतर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बेशुमार आप किसी साइकियाट्रिस्ट, मैं सिर्फ इसमें ये देख रहा था कि ये तारीख पर जो बहुत दूर तक, हाँ, बिकॉज ये तो खालिस्तान फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज है ना, ये तो एक जुडिशल फोरम के इश्यूज ही नहीं है कि बरतानिया ने मशरक़ वस्ता में क्या किया, ईरान के अंदर क्या किया, मुसद्दक के रेजीम को कैसे उन्होंने ओवरथ्रो किया। तो मुझे ऐसे एक लगता है, ये मेरा कमेंट है, आप इस पे कमेंट ना कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो कई बाउंड्रीज यहाँ पे क्रॉस कर गए हैं। मतलब ये बहुत, वो तारीख के तालिब इल्म भी लगते हैं इसके अंदर, फिर तारीख पे उनको कमेंट भी है, और कमेंट जो है इस खत के अंदर अननेसेसरी सा लगता है कि आप जब एक खत आपने कह दिया, खत लिखा, आप ये भी फॉरेन ऑफिस के थ्रू कह सकते थे, अपने जज्बात अगर आपने बयान करने हैं तो यू कैन कॉल ए कॉन्फ्रेंस के यहाँ रेजिम चेंज पक्का। आप बता रहे थे कि फॉरेन ऑफिस का इस पे फिर क्या रद्द-ए-अमल था? क्या फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया कि नहीं, हमसे उन्होंने पूछा था क्या? मैं और दुनिया पूरी कहती है कि फर्स्ट रेजिम चेंज जो था वो था मुसद्दक, एंड 72nd रेजिम चेंज वाज इमरान खान। तो इस पे कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं कि रेजिम चेंज होती क्या है, तो बजाय इसके खत लिखने के, तो बड़ा मजेदार गुफ्तगू हो सकेगी। अच्छा, उसके बाद एक और अब्दुल्ला मोमेंट डॉन न्यूज ने 7 सवाल किया, डू यू बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट इज द रेलेवेंट फोरम टू रिस्पॉन्ड इन सच अ वे टू फॉरेन डिप्लोमेट्स, व्हाट आर योर व्यूज? कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक रेलेवेंट फोरम है कि इसको जवाब दिया जाए? उस पे कहा है, so first of all I would not like to comment, ये फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है कि हम इस पे कमेंट नहीं कर। I would not like to comment on the views of the highest court of land, the Honorable Supreme Court of Pakistan. However, we do expect the members of the diplomatic corps to follow the diplomatic norms in their engagement and activity inside Pakistan. We hope they will exercise caution in making public comment. उन्होंने कहा कि मैं कमेंट नहीं कर सकती। फिर आगे सवाल किया है उन्होंने एक न्यूज वालों के, इमरान वसीम ने। थैंक यू वेरी मच मैडम, my question is also related to this matter. It is reported that the letter written by the Supreme Court of Pakistan was sent through the Foreign Office. ये आपके थ्रू भेजा गया है। Do the ministry give any advice to the Supreme Court? Was any permission given to the Supreme Court by the ministry? उस पे उन्होंने फिर इजाज़त अहमद GNN का उनका है, it is becoming normal that diplomats stationed in Pakistan make statements on internal, ये उन्होंने सवाल किया, इसका जवाब सुनिए, इम्पोर्टेंट। I am not aware of the advice that the chief of the Ministry of Foreign Affairs. So Ministry of Foreign Affairs कह रही है कि हमें कोई ऐसा इंटरेक्शन और एडवाइस हमारा फॉरेन सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं हुआ कि आप ये खत भेज सकते हैं, नहीं हमसे पूछा। They have given to the Supreme Court. The Supreme Court of Pakistan is the supreme constitutional body. आजकल ये बहुत लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। मैं और आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, बाकी सारे जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन का तब पता है। हालांकि मैं और आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के असल फ्रेमर्स हैं। बेसिकली पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी उसका उसका ट्रस्ट है, लेकिन मैं और आप दोनों कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। हाउएवर आई रीइटरेट दैट पाकिस्तान बिलीव्स दैट द मेंबर, उसके बाद उन्होंने कहा जी अच्छा सर, ये मिसकंडक्ट क्यों है? टोटली टेक्निकली लीगली अगर उनको इतना गुस्सा लगा उन्होंने देखा ये मिसकंडक्ट, ये देखें, ये इसमें इसमें ये जो कंडक्ट रूल्स हैं उसके अंदर पहली बात तो ये है कि दो वजह से मिसकंडक्ट है। एक तो ये है कि जजेस जो हैं उनको किसी भी तौर पे भी, जज शुड एंडेवर टू अवॉइड एज फार एज पॉसिबल बीइंग इन्वॉल्व्ड ईदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स इन लिटिगेशन और द मैटर्स व्हिच आर लायबल टू लीड टू लिटिगेशन सच इंडस्ट्री ट्रेड टू एम्प्लॉय द इन्फ्लुएंस, और उसके साथ मीडिया, इनके साथ उनको अवॉइड करना चाहिए। एक सबसे अहम बात यह है कि ये जज के कंडक्ट के खिलाफ है कि वो नहीं कर सकते। मैंने उसके अंदर उसके रेफरेंस भी दिए हैं बाकी सारे। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इस केस का रिव्यू पेंडिंग है उनके पास। ओके। सो जज कैन नॉट स्पीक हिज माइंड व्हेन द मैटर इज सब जुडिस बिफोर हिम, और ये रिव्यू उन्हीं के पास लग सकता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त इस खत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन ये दरखास्त देनी चाहिए कि ही शुड नॉट लिसन द रिव्यू। नहीं, लेकिन वो तो अच्छा, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा समझ जाऊं अपने व्यूअर्स के लिए। ये 13 जनवरी का 2024 का फैसला है जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अपील की। अच्छा, इस पे यानी ये सुओ मोटो नोटिस नहीं है, ठीक? कौन सा? ये जो है सुओ मोटो नहीं है, सुओ मोटो अच्छा, नहीं है। अब ये चूंकि एक 3 मेंबर बेंच ने फैसला किया है एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड दी प्रोसीजर, ये रिव्यू सिर्फ उसी बेंच के सामने जा सकता है जिसको कि काजी फायद ईसा साहब हेड करते हैं। नॉट नेसेसरली, मिसालें इसकी मौजूद हैं कि कोई भी उसको अगर कि उसका लिमिटेड स्कोप भी होता है वो बेंच सुन सकता है। मसलन जो रिबा केस था, बड़ा फेमस रिबा केस हुआ था जो 1999 में उन्होंने फैसला किया था, तो उस वक्त तो वह यह था कि उन्होंने वो सारे के सारे जज जो थे उनको पीसीओ से उठवाया था, और उसके बाद उन्होंने एक मुनीर अहमद को रख के तो उसके बाद वो केस कर लिया था, और भी उनको खलील साहब के बेशुमार रिव्यू का मतलब। लेकिन ये तो प्रिकेरियस, देखे ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 187 कहता है सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ, इट्स अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, इन दोनों में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान की तमाम अदालतें जो है ना वो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो कानून में जो लिखा हुआ है ना उसके मुताबिक वो काम करती हैं। बट आर्टिकल 187 कहता है कि नहीं, अगर कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है और आप समझते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, अगर आप समझते हो कि कोई लॉ ऐसा बना है जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो आपने, चूंकि आपकी जिम्मेदारी है जस्टिस प्रोवाइड करना, यू आर द अल्टीमेट कोर्ट, उसके बाद तो अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लग जाती है ना, तो आप उसको आइन को भी एक तरफ रख सकते हैं, आप कानून को भी एक तरफ रख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप फैसला कर सकते हैं। और इसके ऊपर प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। उन्होंने, आप देखें कि उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट खत्म की थी, उसके अंदर बेशुमार केसेस हैं। अगर कभी इस पे 187 पे सो टू थिंग्स फ्लो आउट फ्रॉम हियर सर, दो चीजें यहां से निकलती हैं। एक तो वो उस बेंच को हेड करते हैं जिसके पास रिव्यू जाना है, और ये मिसकंडक्ट बन जाएगा उस हवाले से। दूसरा ये है कि वहां जस्टिस भी नहीं मिलेगा, यानी एक आपकी आर्टिकल 209 का जो रेफरेंस है उसके अंदर ये चीज चली जाती है। दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जमात को यहाँ पे अब क्या जस्टिस मिलेगा, जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपने फैसले को खुद डिफेंड कर दिया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके बरतानवी हाई कमिश्नर के सामने। ये दो चीजें इसमें से निकलती हैं। ओपन माइंड से नहीं है ना। देखा, रिव्यू बुनियाद होता है कि वो कोई एक आदमी कहता है कि आपके इसमें फ्लॉज हैं, ठीक है, और फ्लॉज के ऊपर फ्लॉज उनके सामने पेश भी हो चुके हुए हैं, उन्होंने रिव्यू उनके सामने पेंडिंग है, उन्होंने पढ़ भी लिए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब तो कोर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। एक उनके जो मेंबर हैं वो बेचारी बीमार हैं, दूसरे ये हैं, तीसरे, तो समझ नहीं आती कि क्या केस की क्या रेमेडी हो सकती है। और वो जो असदुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त बन चुके हुए हैं उसके अंदर सिर्फ 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना पड़ेगा, और उसके वसी इख्तियारात हैं हमने कानून अपनी मर्जी से जिस तरह चाहते हैं मोल्ड कर लेते हैं। और जो मतलब मैं और कोई आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये कानून बनाए कि मुईद पीरजादा की और मकबूल जान की जायदाद जिसके मरने के बाद जो है वो रियासत की मलकियत हो जाएगी, तो वो कानून जो है वो जस्टिस के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के खिलाफ है, उसको खत्म कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। देखो, आपको पता नहीं, हमारी तो ज्यादा शायद वैसी जबत हो गई है सारी, हम दहशतगर्द हो चुके हैं। आपकी तो होती गई है। जी।
अरे सर, ये कि ये एक ऐसे वक्त में आपका रेफरेंस, क्या ये जुडिशियल रेफरेंस जो है ये रिसीव हो चुका है? आपके पास कॉन्फर्मेशन है जी कि जी, आपने? मेरे पास कॉपी ये उसका ये है जी, उनके सारे के सारे ये है। और ये साथ जो है वो जो उनकी है ना, क्या नाम है, वो जो रसीद उन्होंने मुझे टीसीएस ने भेजी है कि हमने सखावत नामी बंदा है उसने उसको रिसीव किया। अच्छा, क्या ये बाउंड है? मतलब आप एक आजाद शहरी हैं, आपने ये आप वकील भी हैं, ठीक है, आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप कानून को समझते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ऊपर ये बाउंड है कि उन्होंने इस रेफरेंस को सुनना जी पड़ेगा जी, उनको? बाउंड। मैं आपको उसके वो ये जो प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी जो है ना, उसके कुछ चीजें पढ़ के आपको सुना देता हूँ। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी की जो कहता है, ये बहुत अहम है। एक तो ये है कि हर 15 दिन के बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग होती है, हर 15 दिन के बाद। अच्छा, इससे मैंडेटरी। तो आपका ये कब रिसीव हुआ है वहां पे रेफरेंस? ये कल रिसीव है। A member of public may bring to the notice of the council or any of its members or the secretary information alleging incapacity or misconduct of a judge. कोई भी शहरी पाकिस्तान का मेंबर थी। The allegation may be supported by material which is sufficient in the opinion of the council to commence inquiry. वो मैंने भेज दिया। द पर्सन प्रोवाइडिंग द सेट इंफॉर्मेशन शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ प्रॉपर्ली। मैंने अपने उसके साथ लगा दी, अपनी आइडेंटिटी भी लगा दी, उसका लगा दिया। वैसे तो मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन लगा दिया मैंने। द इंफॉर्मेशन में बी रिसीव थ्रू एनी मोड बाय द काउंसिल और एनी मेंबर ऑफ द काउंसिल। मुझे कोई जाके जाने की जरूरत नहीं है। विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज सच एज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया written complaint। ठीक, ये भी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड सब्जेक्ट शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर। अब ये एंटर हो चुकी होगी इंशाल्लाह अजीज। इसके अच्छा, ऊपर नेक्स्ट कब है सर हियरिंग? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग कब है सर? मेरा ख्याल है इस नेक्स्ट वीक के अंदर है। अब उसके अंदर अगर कोई एक जज भी कहता है कि भाई वो कहाँ है और ये मकबूल जान की कंप्लेंट, तो वो रजिस्ट्रार हैज टू ब्रिंग इट ऑन द रिकॉर्ड। अब उसके ऊपर उन्होंने फैसला ये करना है कि ये फ्रिवलस है। जब वो फ्रिवलस है तो फिर मुझे बुलाएंगे, और उसके बुलाने के ऊपर उन्होंने आखिर में जो उसका लिखा हुआ है वो मैं अभी आपको भी पढ़ देता हूं। और उन्होंने लिखा है, whatever the council, whenever the council finds that the information or evidence provided to it was false in material particular or with the sole intention to malign a judge, scandalizing the court, to undermine it in any forum whatsoever, it may direct action against those who are found to have been provided the said information or evidence as the case may be for this purpose। ये तो वो फिर मुझे बुलाएंगे, जनाब बोलिए मकबूल जान साहब ये आपने ये किया है, अब आप इसका जवाब दें। लेकिन तो आपने ये जो रेफरेंस भेजा ये आपने चीफ जस्टिस को नहीं भेजा, आपने ये सही मंसूर नहीं, अली वो शाह क्या साहब? मैंने उसको उसमें बकायदा रीजन दी है, वो आर्टिकल 209 उसकी मैंने रीजन दी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ तो वो आपको पता चल जाएगा। ये that it may kindly be noted that the instant complaint is not being addressed to the Chief Justice of Pakistan as an inquiry, as an inquiry is hereby being sought into the conduct of the Chief Justice of Pakistan, who the said Article 2093 and the paragraph 3D of the procedure of inquiry provides that the judge of the Supreme Court, who is senior most after him, shall act as the chairman of the council। ओके, ओके। अच्छा सर, एक लार्जर पॉलिटिक्स भी है। आपका ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने एक ऐसे वक्त में आ रहा है जब हम सुन रहे हैं कि मसलसल निज़ाम जो है हमारा, चौधरी निज़ामुद्दीन और पीडीएम गवर्नमेंट 2 जो है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब को एक टेन्योर उनका बढ़ा दिया जाए थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उनको एक एक्सटेंशन दे दी जाए जिसमें वो मजीद 2 बरस तक चीफ जस्टिस रह सकते हैं। अब जाहिर है कि उस पर निज़ाम का बहुत इंटरेस्ट है, वो अपनी आपकी ये जुडिशियल रेफरेंस को फिर ये उठाने ही नहीं देंगे। कैसे उठाएंगे? आप तो एक लीगल पॉइंट उठा रहे हैं, उधर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है चौधरी निजामुद्दीन साहब की, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की। ये इस मसले में मैं बिल्कुल काजी फायद ईसा साहब की तरह जवाब दूंगा, जो कहते हैं जो हमारे सामने है ना जी, मैं तो उस पर कमेंट करता हूँ उनके सामने। वो कहते हैं ये कागज सामने, मुल्क में जो मर्जी होता रहे, मैं कमेंट नहीं करता। तो ठीक। बिल्कुल मैंने ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कहते हैं ये कागज मेरे सामने है, मैं कमेंट करता हूं, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ठीक तो हो गया। चूंकि रेफरेंस आई हैव लॉज, तो मैं उसमें जनरल कमेंट्स में उसकी लीगैलिटी पे, कभी पॉलिटिकल उस पे गुफ्तगू होगी तो इंशाल्लाह उससे मैं पहले खुद भी कर चुका हूँ, बाकी चीजें भी कर चुका हूँ। और इन चीजों के ऊपर खुद उनके फेलो जजेस खुद कमेंट करते हैं, नॉट हुई, वो खुद भी करते हैं, उनकी बार करती है पूरे का पूरा। और मैं एक बार का एक ऑनरेबल मेंबर हूँ,
मतलब मैं कुछ 7 साल हो गए हैं, मैं बार का मेंबर हूँ, लाहौर हाईकोर्ट बार का मेंबर हूँ। तो फिर मेरी आप देखें कि 9 साल मैंने एज ए जुडिशियल ऑफिसर काम किया है, मतलब फॉर 6 years आई वाज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद हम कंडक्ट का मामला ये है कि अगर गाड़ी नजर आ जाए ना किसी सफारत खाने के बाहर एक आदमी की जो कि मुलाजम पेशा है, तो उसको ऊपर हमें अलाउड नहीं है किसी के साथ फोन पे बात करना, किसी को खत लिखना, किसी की दावत रिसीव करना। एंड इफ यू आर डूइंग, ऑल हैज टू बी इन द नोटिस ऑफ द फॉरेन ऑफिस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। सिर्फ एक क्विक कमेंट है कि मंडे को मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो रिजर्व सीट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस कंटिन्यू करेगी, जो पहले काजी फायज ईसा साहब ट्यूसडे के दिन तक वाइंड अप करना चाहते थे, वाइंड अप नहीं हो सका, वो बात बढ़ के थर्सडे तक आ गई, थर्सडे के बाद वो फ्राइडे को चलती रही, फिर अब वो आके मंडे को दोबारा उस पर बात हो रही है, वो मामला जो है फैल गया है। वहां पर भी ये बल्ला शल्ला जो है वो डिस्कस हो रहा है। आपको लगता है कि ये रिजर्व सीट्स जो हैं ये पीडीएम गवर्नमेंट 2 को मिल सकेंगी, किसी को नहीं मिल सकेगी, क्या होगा यहाँ पे, कुछ समझ आ रही है आपको? देखें, अगर तो ये फैसला जो है ये होने वाला होता, तो ये जो आखिरी जब हुआ था ना सेशन, उसमें हो जाता। अच्छा। तो क्योंकि मसला सारा ये है कि एक किसी न किसी हद तक कोई ना कोई बेहतर, ये अच्छी बात है, एक अवेयरनेस आई है पाकिस्तान के जुडिशरी के अंदर, हम्म। और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ठीक है, कल उन्होंने पाकिस्तान के सहाफियों को बहुत ज्यादा लताड़ा है और उनको करप्ट और बदजानत और सब कुछ कहा है, बैसियत एक छोटे से लिखने वाले की मुझे बहुत तकलीफ हुई है। एक, मैं इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो मेरे जहन में है। 9-10 अप्रैल 2022 को जब उमर अता बंदयाल साहब नए नए चीफ जस्टिस बने थे, और उस वक्त कासिम सूरी की जो रूलिंग थी एज डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस, जिसमें उस वक्त आपको पता है इलेक्शन का फैसला हो चुका हुआ था, याद है। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई थी, लोग भूल गए हैं, हुकूमत खत्म हो चुकी थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी हुई थी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान प्रेसिडेंट कर चुके हुए थे। उस वक्त कासिम सूरी की जो, अच्छा वो पॉलिटिकली तो बिल्कुल सही था, यानी एक आप पाकिस्तान की डायरेक्शन ही मुख्तलिफ हो जाती और जो कुछ हुआ उसके बाद वो ना हो सकता। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने, और खत लिखा था उस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने उमर अता बंदयाल साहब को, वो जो सुप्रीम कोर्ट का मोमेंट है जहां आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फायर वॉल एग्जिस्ट करती थी कि असेंबली के फ्लोर पे जो फैसला हुआ उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट घुस गई, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो फैसला तो रिव्यू होना चाहिए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आप घुस सकते हैं, कहाँ कहाँ वो उसको आगे जाए, तो कौन सा मैटर है जो आ सकता है उसके अंदर। उसमें भी 187 की प्रोविजन मौजूद है ना, मैंने आपको कहा ना, बहुत बड़ा लेवरेज है कि अगर जस्टिस नहीं हो रहा, आप प्रिवेल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस फैसले को ठीक नहीं समझता कि उस वक्त बेसिकली वो दोनों तरफ का फैसला जो है ना, वो इस तरह का था कि वो एक और तरीके से उसको ले गए थे, पॉलिटिकल सूरत में एक डैगर स्टोन वाली सूरत आपको देखा ना, इसलिए वो जो उसके स्पीकर थे वो पीछे हट गए थे इस मामले के अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं, जो आजकल इनके हैं तो कैसे था? अरे कैसा था, वो पीछे हट गए थे। उसकी एक वजह थी कि बेसिकली एक प्रोसीजर आप चल रहा है, उसके अंदर आप एक इशू उठा के फवाद चौधरी साहब जो लेके आ गए थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मसला जरा था कि इतना अनप्लेजेंटली हुआ था कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर है और उसके बाद गाड़ियां पहुंच रही हैं सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द, कौन ऑर्डर कर रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट के इर्द हम्म। गिर्द? हम्म। तो सारे का सारा चीज ऐसी है कि इस वक्त अगर बयान करेंगे तो जैसे कहते हैं कि अपना पर फरिश्तों के भी पर जलते वाली बात हो जाती है। लेकिन ये बातें जो हैं ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, बाकी पाकिस्तान का आईन और पाकिस्तान के कम से कम 25% कवानीन जो हैं ये रिविजिट चाहते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा देखिए इसमें, मुझे ये लगता है क्योंकि मैं तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एज वेल, लेकिन पाकिस्तान की तारीख और पॉलिटिक्स पे मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स जो है वो हिस्ट्री को शेप करती है, खाली कानून शेप नहीं करता उसको, पॉलिटिक्स का ज्यादा रोल है। वहां पर जो फैसला था इमरान खान, क्योंकि ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो रेजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था वो पाकिस्तान की उस वक्त के आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा उसको पीछे से पुश कर रहे थे, और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो उसमें अपना मसल एक्सरसाइज कर रही थी, गाड़ियां लाना, प्रेजेंट वैन लाना, डराना धमकाना, जो पूरा ये पीडीएम गवर्नमेंट के जो लोग थे, जो हुकूमत से लोगों को अलग किया गया, एमक्यू वगैरह, इन सब के ऊपर दबाव था। सब लोग मीडिया में इसको जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं उस स्टेज के ऊपर। अच्छा, अब कानूनी तौर पे कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी वो भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन उसका उसको उसको इख्तियार था, उसको, रूलिंग देने का इख्तियार था। हाँ,
अब ये कि ये सारे रॉन्ग्स हो रहे थे, यानी एक आर्मी चीफ जो है वो इस्तेमाल कर रहा था PDM-1 के सारे लीडर्स को, वो एक हुकूमत को गिरा रहा था। उसकी एक अपेरेंटली डील थी नवाज शरीफ के साथ, लंदन डील थी। वो अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट एक पूरी कानूनी ढांचे को इस्तेमाल कर रहा था। इन दी एंड उसमें सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया। दूसरी साइड ने भी एक अजीबोगरीब किस्म की हरकत की कासिम सूरी की रूलिंग की शक्ल में। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने आके अंदर अपने हिसाब से एक कासिम रूली की रूलिंग को जब खत्म किया, तो बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त का जो डिक्टेटर था, जो मिलिट्री चीफ था, उसको सपोर्ट कर दिया और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। जबकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल राह दे चुकी थी, और अगर इलेक्शन हो जाते तो पिछला 2 सवा 2 साल में पाकिस्तान की जो हड्डी बोटी तोड़ दी गई है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट जो बजा दी गई है, खुद सुप्रीम कोर्ट जो है उसका क्या हशर हुआ उसके नतीजे में। मैं पीछे जाके देखता हूँ, मैं जनाब पीछे जाके जब मैं देखता हूँ, और ये मकबूल जान साहब, मुझे याद आता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की क्या आन बान और क्या शान थी अप्रैल 2022 में कि उन्होंने एक हुकूमत को खत्म कर दिया। आज आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, उसकी कोई बात नहीं मानता जो इलेक्शन के हवाले से हुआ है। तो मैं देखता हूं कि पॉलिटिकली तौर पे उमर अता बंदयाल साहब की कोर्ट से जो फैसला करवाया गया, वो आप समझते हैं कि उमर अता बंदयाल ने वो फैसला किया, या वहां भी एक प्रेशर था कोर्ट के अंदर? ये मैं समझना चाहता देखिए, उमर अता बंदयाल साहब ने ये फैसला किया, फिर उमर अता बंदयाल साहब ने इसको भुगता। हूं। उन्होंने कहा 14 मई को इलेक्शन कराओ, और हर बंदे ने इसको तमस्कर में उड़ाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगरचे के मुझसे जूनियर ऑफिसर है, मैं उसको जानता हूं, उसने उसको मानने से इनकार किया। उमर अता बंदयाल साहब के अपने उस बंदे को, गनमैन को, जब तक वहां से उठा के ले जाया गया, और उनको बहुत एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। लेकिन असल मसला पता है क्या है? आप एक चीज को नहीं समझ रहे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 8 फरवरी है ना जी, ये पाकिस्तान का वाटरशेड है। ये 8 फरवरी कह रहा है कि तुम अगर ठीक नहीं होते हो तो हम तुमको नहीं मानेंगे। आप देखें, आपने मैक्सिमम किया है जो पाकिस्तान ने दुनिया का कोई डिक्टेटर कर सकता है। इजिप्ट में इलेक्शन होते थे, इजिप्ट में भी किसी से निशान नहीं लिया जाता था, खा वो कुछ भी हो। सीरिया में इलेक्शन होते, मैं डिक्टेटर्स की बात कर रहा हूं, जहां पे इस तरह के इलेक्शन होते हैं, वहां भी नहीं लिया जाता, इस तरह का निशान नहीं लिया जाता। इराक में सद्दाम कराता था, वो भी एक किस्म की तो, यहां तक कि शाह ईरान जो मुसद्दक के इलेक्शन करवाया करता था, उसने ये मैक्सिमम था कि आप एक पार्टी को निशान से भी महरूम करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद आप तमाम तर इंस्टीट्यूशन, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और चीजें, और आपके मुंह पे पाकिस्तान की कौम जो है तमाचा रसीद कर दे कि नहीं, हम नहीं मानते थे। वी आर एजाइल इनफ, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे, आप अंदाजा करें, इंटरनेट बंद हो जाए, हर चीज बंद हो जाए, और लोग इस हद तक बिहेव करें, पाकिस्तान की पब्लिक, जिसको हम बेवकूफ कहते हैं, कि वो 2 मुख्तलिफ निशानों को याद रखें और वहां जाके वोट दें, और वो ये बहुत बड़ा। अब आपने अगर कोई फैसला करना है आइंदा, पाकिस्तान का रोल डिफाइन करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जिसको पाकिस्तान की ये अवाम एक्सेप्ट करे। वरना आप जो काम करेंगे वो ये पाकिस्तान की एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो चलेगा नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा, और ना चल रहा है। बहुत शुक्रिया। और मकबूल जान साहब, आपने ये इल्मी, अदबी, और आपने ये बहस जो कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बहस थी आइन के, वो आपने देखी। और मकबूल जान साहब ने एक बहुत ही अहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रेफरेंस दायर किया है पाकिस्तान की चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा, ऑनरेबल काजी फायज ईसा साहब के हवाले से, कि कैसे वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए जब उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर को एक खत लिखा, और बरतानिया की हाईएस्ट पॉसिबल जुडिशल फोरा को भी उसे उन्होंने एंडोर्स कर दिया। अब देखना यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 209 के तहत पाबंद है कि उन्हें इस रेफरेंस को उठाना है, इसे एड्रेस करना है। हर 15 दिन के बाद बताया जा रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की एक मीटिंग भी होती है। अब देखना यह है कि मौजूदा सियासी हालात में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या इस रेफरेंस को टेकअप करेगी, या अगले चंद दिनों में हमारे सामने वाजे होगा। बहुत शुक्रिया। और मैं कुलचांद साहब, थैंक यू सो मच। Yes. थैंक यू।